देखिए बाबू, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या है, तो इसमें वर्ग हमारा क्या है 14, इसमें भी वर्ग हमारा क्या है 14। सो अब देखेंगे कि किसमें क्या मिलता है। तो मैंने कल कहा था कि दो गो, एक होता है पी एम, एन के बाद पी होता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो पहले एन होता है, उसके बाद यहाँ दे देंगे आप 13 और क्या 15। आप देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि किसमें क्या, यानी कि एन टाइप में आपका जो होता है वर्ग 15 होता है, यानी कि इसकी संयोजकता जो होती है वो 5 होती है, और इसमें वर्ग आपका कितना होता है 13 होता है, इसकी संयोजकता जो है वो 3 होती है। देखो बेटा, जब 3 संयोजकता वाला इसमें ऐड होगा तो इसको 14 का मतलब 4 को जरूरत है इसको, तो एक आपका खाली रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन खाली रह गया होल्स, तो होल्स का मतलब वीवर, और यहाँ 5 जब इसमें आएगा तो 4 ऐड हो जाएगा, एक बच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए अर्धचालकता के पीछे जिम्मेदार कौन हो गया, वीवर और कौन इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हमारा कौन सा है सी। ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या हमारा 2 है। देखो क्या कहता है, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने पर, अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने पर, अपद्रव्य का मतलब जो बाहर से हम डोपिंग जिस पदार्थ को करते हैं ना वो अपद्रव्य कहलाता है। तो वर्ग 14 में हम किसको डोपिंग करते हैं, तो हम 13 को के तत्व को करते हैं, नहीं तो हम 15 के तत्व को करते हैं। तो वो 13 या 15 का जो तत्व है ना वही अपद्रव्य है, उसी को मिलाने पर क्या होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि कोई अर्धचालक में जब डोपिंग कराई जाती है तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सुनो ऑप्शन क्या है, वे विद्युत रोधी हो जाते हैं। विद्युत रोधी का मतलब अचालक हो जाते हैं, क्या डोपिंग कराने से वो अचालक हो जाते हैं, नहीं। ऑप्शन भी है, उनकी चालकता कम हो जाती है, नहीं। उनकी चालकता क्या होती है, ऑप्शन सी है, उनकी चालकता शून्य हो जाती है, नहीं। और ऑप्शन डी है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो कौन सा आंसर है, डी, उनकी चालकता बढ़ जाती है। चलो बेटा, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न पढ़ दिए थे, इसी कारण से हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि इस बार आई होप डेट लगता है कि पूछा जा सकता है। डायोड का उपयोग करते हैं बेटा, प्रश्न है डायोड। ये डायोड होता क्या है, ठीक है, ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये डायोड। तो लिखा हुआ है डायोड का उपयोग, डायोड का उपयोग करते हैं। एक का मतलब किसके जैसा डायोड का उपयोग करते हैं, ए बी सी और डी। तो कोई भी डायोड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो पहला है ऑप्शन ए है प्रवर्धन की भांति, प्रवर्धन की भांति। ऑप्शन बी है दोलित्र की भांति, दोलित्र की भांति। ऑप्शन सी है दृष्टकारी की भांति, दृष्टकारी की भांति। ऑप्शन डी है मॉड्यूलेटर की भांति। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न भी पूछता है बार बार कि डायोड का रूप दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, याद रखोगे आप। डायोड का रूप जो है दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखने हैं आपको। देखो बेटा, अब हम थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, क्योंकि ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए अभी तीसरा क्वेश्चन हम बताएं, याद रखिएगा आप, चौथा बताना है। इसके पहले देखिए मैं ट्रांजिस्टर लिख रहा हूँ, ठीक है, TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर। हिंदी में हम लिख देते हैं बेटा जी ट्रांजिस्टर। देखो ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है बेटा जी PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा का नाम है NPN ट्रांजिस्टर। दो प्रकार का है, PNP TRAN ट्रांजिस्टर और दूसरा है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखो PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो इसमें दो को p अर्धचालक के बीच में, इसमें दो को p अर्धचालक के बीच में एक n प्रकार के अर्धचालक को रखा जाता है। तो यह जो प्रक्रिया जो है ना, ये क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया जो है हमारा PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। याद रखिएगा,
शुरू वाला होता है ई का मतलब इमीटर, बीच वाला होता है बेस और ये वाला होता है कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पर इमीटर कौन है पी, कलेक्टर कौन है पी, बट बेस कौन है एन। तो ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसी प्रकार से एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें दो को एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में, दो को एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पी प्रकार के एक पी प्रकार के अर्धचालक को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ ये दोनों बैटरी है, शॉर्ट में बता रहे। तो ये हमारा है इमीटर, बेस और क्या हुआ जी, कलेक्टर। प्रश्न यहाँ क्या पूछा जाता है, इस ट्रांजिस्टर से होता क्या है, तो करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से, ध्यान से देखिएगा। मैं दोनों को संकेत में कैसे लिखा जाता है भाई, पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत क्या है, तो देखिए आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे फ्लैट खींचने का मतलब बेस है। ठीक है, बेस है, और इधर आपका एक ऐसा रहता है, ये पूरा यहाँ से नहीं रहता और ये यहाँ ऐसे करके रहता है। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार का। तो ये सिंबल हम बता रहे हैं कि आखिर इसका सिंबल हम कैसे देंगे, किसका, ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर देख लीजिएगा, एक ये और इसके लिए भी वही होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है जो आपको बताएंगे। देखिए ये वाला जो आपको ये रहता है ये बेस रहता है। ठीक है, इधर ये इमीटर रहता है और इधर आपका क्या रहता है, कलेक्टर। ये आपका बेस होता है, इधर इमीटर होता है और ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। बट आप देखोगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो मैं अभी से कुछ देर बाद बताने वाला हूँ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है किससे, तो इसके ऑप्शन जो है बेटा जी वो देखिए, ए बी सी एंड डी। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, अल्फा बराबर होता है बेटा जी IC बटा IB, IC बटा IB। बी में है बेटा जी अल्फा बराबर IC बटा IE। यहाँ अल्फा बराबर है बेटा जी IE बटा IC, IE बटा IC। और ऑप्शन डी है हमारा अल्फा बराबर IE बटा IB। अब देखो सबसे पहले बात, इसमें अल्फा का वैल्यू होगा कौन सा। ठीक है बेटा, आप इसमें देख लो, जो इसमें जो कर रहा है करंट का काम, उसमें बेस तो आपका क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो रेशियो होगा इमीटर, ई का मतलब, सी का मतलब कलेक्टर और ई का मतलब इमीटर। तो देखो बेटा जी इसमें आंसर कौन सा पहले नहीं है, ये देख लो, ये आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेस है, बेस दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। बोलो ये आंसर होगा नहीं, दो को तो आंसर आपका एब्सोल्युटली नहीं होगा। अब आंसर क्या है बेटा जी, बी और सी। यहाँ पर आई कलेक्टर बटा आई क्या है, इमीटर, ई लिखा हुआ है, बढ़िया देखिएगा। और यहाँ इमीटर बटा क्या, कलेक्टर। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है कलेक्टर बाई क्या, इमीटर, कलेक्टर बाई क्या हुआ जी। तो दिस इज गुड टेक्निक फॉर फाइंड द वैल्यू। कहता है ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, तो ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या परिभाषित होता है, अल्फा बराबर क्या होता है IC बटा IE। बोलो IC बटा IE। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है, ये अल्फा के वैल्यू में ट्रिक्स था, अल्फा के वैल्यू में ट्रिक्स था कि इसमें बेस नहीं होता है, इसमें बेस है नहीं होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रश्न था, मैं प्रश्न को एक बार देखता हूँ। ट्रांजिस्टर का धारा लाभ था, अब क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। बेटा जी इसमें भी कौन उभयनिष्ठ है, बेस, इसमें भी कौन उभयनिष्ठ है, बेस। यानी कि सुनिएगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या होता है। जब उभयनिष्ठ में पूछा जाएगा तो ये बीटा होता है, जबकि इमीटर में और कलेक्टर में रहता है तो वो क्या रहता है, अल्फा। तो देखो बेटा इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। चलो भैया दिमाग लगा करके बताइएगा। बीटा बराबर है बेटा जी IC बटा IB, ध्यान दीजिएगा, बीटा बराबर है बेटा जी IC बटा IE। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा, बीटा बराबर है बेटा जी IB बटा IC। और ऑप्शन डी है बीटा बराबर है IB बटा IE। तो बताओ इसमें सबसे पहले तो बताओ कि आंसर कौन सा नहीं होगा, आंसर कौन सा नहीं होगा। तो इमीटर वाला तो पहले नहीं होगा, तो देख लो इमीटर कौन कौन में है बेटा जी, ये डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा,
2 गो नहीं होगा। अब बचा कै गो? 2 गो। तो उसमें देखो बेस के लिए पूछा है, तो बेस कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो बेस किस में नीचे है? इसमें या इसमें? तो बोलो कौन सा आंसर है? तो ये ट्रिक से आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न में बात किसको किया गया था? देखिए भैया, उभयनिष्ठ। बोलो क्या बेटा जी? उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? बेस। इसका मतलब बेस इसमें डिवाइड में है, ठीक है। चलो बेटा, हमारा अगला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एनपीएन की ट्रांजिस्टर क्रिया विधि में, सुनिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि में उत्सर्जक धारा आईई, प्रश्न में ही दे दिया है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर की बात किया गया है। सुनिएगा प्रश्न, एनपीएन की ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आईई, इसमें जो यहाँ से उत्सर्जक है इससे धारा कौन हमारा होता है? आईई। सुनिएगा, आधार धारा आई बी, आधार का जो धारा है वो कितना है बेटा जी? आई और बी, आई बी, तथा संग्राहक धारा, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? संग्राहक। संग्राहक धारा है बेटा जी आई सी। इस तीनों में क्या संबंध होगा ये पूछा है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आई बी, संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो इसमें जो संबंध है बेटा जी, इमीटर इज इक्वल टू होता है IE बराबर होता है IC प्लस IB। क्या होता है बेटा? बोलो तो फिर से। IE बराबर माने इमीटर से जितना भी धारा निकलेगा वो कलेक्टर और बेस के क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा बेटा करंट, इसका कुछ भाग इसमें, बाकी तो इसमें जाके जमा हो जाते हैं, तो दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में जो था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में, वो देखिए क्या था? IC बराबर है बेटा IE माइनस IB। अब देखो ये था ऑप्शन आपका बेटा जी, यहाँ पर ये पहला था, अब ये में ऑप्शन ए था। अब बेटा ऑप्शन बी है हमारा IB बराबर है IE प्लस IC। ऑप्शन सी है हमारा IE बराबर है IC प्लस IB। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बोलो कौन सा आंसर है बाबू इसमें? नहीं बाबा, ये है IE बराबर क्या है? IC प्लस IB। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर की रचना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। आप खुद सोचो, ये तो आप जानते हो। ट्रांजिस्टर की रचना में आप किसका इस्तेमाल करते हो? प्रश्न पहले देख लीजिए। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त जो में उपयोग हुआ है सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है एबोनाइट। कौन सा होना चाहिए? क्योंकि देखो ऐसे समझो कि बात यहाँ ट्रांजिस्टर का किया जा रहा है। देखिएगा बात ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर में क्या यूज होता है? पी और क्या हुआ जी? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किससे होता है? सिलिकॉन। एन टाइप में भी क्या होता है? सिलिकॉन में ही डोपिंग करते हैं ना। पी टॉप इस सिलिकॉन में हम डोपिंग करते हैं किसको बेटा जी? तो अभी बताए थे प्रीमियम किसको करते हैं? वर्ग 13 को, ठीक है। तो ये आपका देखिएगा, तो यहाँ पर मुख्यतः कौन उपयोग होता है? सिलिकॉन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बेटा, अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही खासा प्रश्न है ट्रांजिस्टर के लिए। जो ये सिंबल दिए थे वो सिंबल में अभी कुछ दिखाना है। देखो बेटा, प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत जरूरी है। कहता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ, एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिपथ प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, ठीक है, प्रतीक है। 4 गो ऑप्शन बेटा दिया है, A, B, C एंड D। ये ऑप्शन देखो बेटा जी, ऐसे गोल करके एक ऐसे बना करके इस पे ऐसे त्रिभुज बना करके ऐसा दिया है। क्या ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है? नहीं सर, ये तो एब्सोल्युटली नहीं है आपका इसका, ठीक है। चलो बेटा, इसका दूसरा जो सिंबल है ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से ऐसा करके ये है। अब इसमें याद रखिएगा
इसमें ये चीजें होती है। और इसमें देखिएगा जो एंट्री कर रही है वो यहाँ माने शुरू वाला इमीटर होता है, बीच में बेस, और ये वाला क्या होता है, ये दिया नहीं है, ये है। उसके बाद है बेटा जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, देखिए ट्रांजिस्टर का कैसा सिंबल दिया है जो एकदम बिल्कुल आपको लग जाएगा कि नहीं सर एकदम बिल्कुल गलत है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल। क्या ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है? क्योंकि ये दोनों जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये हो सकता है, अभी आगे हो सकता है बोल रहे हैं। अब देखो डी, डी में क्या है हमारा, इस प्रकार का एक है, इस प्रकार से फ्लैट बेस होता है, एक इमीटर और एक क्या है इमीटर, ये कौन है बेस, और ये क्या है कलेक्टर। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें हमारा इमीटर से आउट हो रहा है। अब तुमको यहाँ बताना है, हमको पूछा कौन है एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेटा देखो हम जो ये प्रश्न वाला है जो हम पहले थ्योरी बताए थे, आप देखिएगा अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर रहा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमको देखना है कि इमीटर से आउट होना चाहिए। इमीटर से क्या होना चाहिए आउट। तो यहाँ अगर इमीटर से, ये पीएनपी है बेटा जी, एनपीएन में ये देखो इमीटर से अगर करंट बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा तो वो किसका सिंबल हो गया एनपीएन का। तो देखो इमीटर से इसमें बाहर कौन वाला है एनपीएन वाला, बताओ बी है ना, डी है ना। देखो इमीटर से क्या जा रहा है, अब बताओ इसमें अब हमारा अगर इमीटर से अंदर जा रहा है तो किसका होगा पीएनपी का। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें फर्क इसी कारण उस समय नहीं बताया। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसमें इमीटर से करंट क्या होता है बाहर जाता है, और पीएनपी में इमीटर से करंट क्या होता है बस। और ये समझेंगे तो ये प्रश्न का आंसर आपका मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा। कहता है इन्वर्टर गेट कहते हैं। इन्वर्टर गेट का मतलब होता है जो उसको बदल देता है, इन्वर्टर गेट। तो इन्वर्टर गेट कौन बदलता है, नॉट गेट, क्योंकि नॉट हाँ को क्या कर देता है नहीं, और नहीं को क्या करता है। इसीलिए इन्वर्टर गेट की अगर बात होगी तो इन्वर्टर गेट किसको कहा जाता है, नॉट गेट को। तो ये हमारा प्रश्न संख्या हमारा जो है वो 9 है। क्वेश्चन संख्या 9 में कहा गया है कि इन्वर्टेड गेट कहते हैं एंड गेट को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नॉट गेट को, ऑप्शन सी नैंड गेट को, ऑप्शन डी और गेट को। किसको कहते हैं इन्वर्टेड गेट, नॉट गेट को। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, 4 को ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें आपको अर्धचालक चुनना है। तांबा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। कौन है अर्धचालक, कौन अर्धचालक है, कौन है बुआ जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों, बी और सी इसमें दोनों आंसर। तो इसमें कौन अर्धचालक है, तो बी और कौन सी। हालांकि बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं मोर देन 1 ऑप्शनल क्वेश्चन, बट आपको इसमें आंसर क्या हुआ है 2। इस प्रकार से अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे थे ये सारे थे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। बोलो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स का अब हम लास्ट चैप्टर जो है उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ध्यान से देखिएगा, देखो भैया अब हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है संचार पद्धति, संचार पद्धति। एक बात आप देखोगे इसका मतलब होता है जो हेलो हाई बेबी, क्या हाल है सोना, ये है यही चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। आप लोग भी रात भर क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, आप लोग मैसेज भेजते हैं। आगे आने वाले कुछ प्रश्न जो है मैं बता देता हूँ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में कि फैक्स क्या है, इंटरनेट क्या है, गूगल क्या है, ठीक है, फेसबुक क्या है, ये सब सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे हेलो हाय बेबी क्या हाल है सोना। तो चलो इसमें हम देखते हैं कि मेरे सोना का क्या हाल है। ठीक है, चलो भाई इसमें हमारे सोना के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है। ठीक है, देखिए कहता है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, हम सिर्फ उतना ही क्वेश्चन बताएंगे
जो इस चैप्टर से बिहार बोर्ड सीधे सीधे पूछता है। तो सुनिए क्या है। जो युक्ति, लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं। जो युक्ति मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है कहलाती है। मॉडुलन और विमॉडुलन का कार्य करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ध्यान से सुनिएगा भैया। ऑप्शन ए है लेजर, लेंसर लिखा गया है, रडार, और ऑप्शन डी है फैक्स, और ऑप्शन डी है मोडेम। देखो बेटा, इसमें वह कौन ऐसा है, वह कौन जो है वह मॉडुलन, ध्यान दीजिएगा, जो मॉडुलन तथा विमॉडुलन दोनों का कार्य करती है। एगो का कार्य नहीं, दोनों का कार्य करती है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मॉडुलन होता क्या है। तो देखो बेटा, मॉडुलन क्या है? मॉडुलन एक प्रक्रिया है। मॉडुलन एक प्रक्रिया है जो निम्न आवृत्ति के संवाद को उच्च आवृत्ति के संवाद में परिवर्तित कर देता है। मेरे दोस्त, आप ये जानते होंगे कि अभी हम अपने सोना को फोन करके बोले हेलो, तो हमारे मोबाइल की उतनी पावर नहीं होती कि हमारी हेलो को हमारे सोना तक पहुंचाया जाए। तो हमारे हेलो को सोना तक पहुंचाने के लिए हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो ध्वनि है, उसकी आवृत्ति कम है। अब एक प्रोसेस होता है जो निम्न आवृत्ति के संवाद को बढ़ा देता है और बढ़ा करके हमारे सोना के पास भेजता है। दैट मीन्स याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति के संवाद को उच्च आवृत्ति के संवाद में परिवर्तित करके आगे की ओर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पता होना चाहिए, मॉड्यूलेशन के बिना संचार सिस्टम संभव नहीं है, क्योंकि आप कितना ज़्यादा आवृत्ति इंड्यूस कर सकते हो। देखिए, मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मोबाइल में लगी होती है एक मॉड्यूलेटर, सबसे पहले जैसे बोलते हैं हेलो, तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? हमारी जो निम्न आवृत्ति की संवाद है, मैसेज जो है, उसको कुछ बढ़ा देती है। मोबाइल वाली मॉड्यूलेटर उतना ही बढ़ा पाती है कि उसको किसी नेटवर्क तक सिर्फ भेज दे। उसको किसी क्या करे? नेटवर्क, माने नजदीक के टावर तक भेज दे। नजदीक का टावर क्या करती है? उस आवृत्ति के संवाद को और थोड़ा सा अपन मॉड्यूलेशन वाला मशीन से उसको मॉड्यूलेट करके अगला नेटवर्क तक भेज देता है। अगला नेटवर्क क्या करता है? उसको फिर से मॉड्यूलेट करके अगला तक भेज देता है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जहाँ तक मेरा सोना होता है। मैंने समझ रहे हैं ना? जिसको हम करना चाहते हैं वहां तक ही नेटवर्क मॉड्यूलेशन का क्या करती रहती है? कार्य। और जहां हमारा सोना जिस नेटवर्क के कवरेज में रहती है, उसको कह देता है कि लो, तुम्हारा जाने मन कॉल किया है, अब तुम इससे बात कर लो। ठीक है, तो आप समझे मॉड्यूलेशन। अब आप कहेंगे सर मॉड्यूलेशन तो बी मॉड्यूलेशन क्या होता है? अब देखिए, हम तो कॉल कर दिए जाने मन का मोबाइल क्या किया? मॉड्यूलेशन। लेकिन हमारी सोना का मोबाइल उसको क्या करेगा? बी मॉड्यूलेशन। क्योंकि वहाँ जो हमारे सोना के मोबाइल तक जो नेट पहुँचा, सिग्नल पहुँचा, उसकी आवृत्ति क्या है? ज़्यादा। और पूरा आवृत्ति हमारी सोना को सुनेगा तो कान फट जाएगा, और हमको तो उसको बहुत लगाव है। तो उसकी मोबाइल में एक लगा होता है बी मॉड्यूलेशन करने वाला। ठीक है, वो क्या करता है? उस उच्च आवृत्ति के संवाद को किस में बदल देता है? निम्न में बदल देता है, और फिर हमारा सोना जानू के बाद कुछ कर पाता है, सुन पाता है। तो समझ गए होंगे एक छोटे से एग्जांपल से कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है। और ये जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है वो कौन करता है? मॉडेल। कहोगे सर फैक्स क्यों नहीं? तो अरे बउआ, ऑप्शन के देख लो। ये फैक्स क्या होता है बउआ कि कोई हम लिखित डाटा को अगर कहीं भेज देते हैं, सपोज दैट हमारे पिताजी कहाँ है? मुंबई में है, हमारे डॉक्यूमेंट की हमारे पिताजी को जरूरत है, तो हम ट्रेन धर के नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे? अपन डॉक्यूमेंट को लेके कोई फैक्स जहाँ से होता है वहाँ पर जाएंगे। उसमें जब मशीन में अपने डॉक्यूमेंट को डालेंगे तो वो मशीन क्या करेगा? हमारे लिखित डाटा को स्कैन करके मुंबई वाले फैक्स मशीन पर भेज देगा। हमारे पापा वहाँ से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो फैक्स क्या होता है कि फैक्स होता है बाबू कि लिखित डाटा को स्कैन कर, बोलो, लिखित डाटा को स्कैन कर अगले फैक्स यूजर के पास भेजा जाता है, अगले फैक्स यूजर के पास भेजा जाता है। तो क्या फैक्स मॉड्यूलेशन करता है? मॉड्यूलेशन। तो ये तो गलत देकर हमको भाव खाया था। चलो आगे, रडार। बउआ जी, ये तो आप समझ में करते कि रडार क्या होता है। आज देखते होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है, हमारे यहाँ रडार तैनात है। वो रडार क्या करता है? अगला देश कोई मिसाइल का जब हमला करता है ना,
तो ये रडार को पता हो जाता है वो कोई हमसे तेजी दिशा में हमारी ओर आ रहा है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो वो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का काम नहीं करती है रडार। रडार समझ में आ गया ना, ये भी नहीं। अब लेजर किरण, अरे बउआ ये तो सब जानता होगा बच्चा, कोई भी चीज कहीं कुछ जाता हो ना तो वो लाइटवा मारता है बरकोडवा के ऊपर, तो ये भी तो आंसर नहीं है ना। तो आंसर कौन सा है, मॉडर्न। समझ में आ रही है बात ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। हमारी अगला जो क्वेश्चन है बाबू, प्रकाशिकीय तंतु के लिए स्वीकार कोण का मान होता है। देखो बउआ, यह जो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन 2 है, ध्यान से देखेंगे। अरे बउआ फोनमा करा बंद, ये नहीं कि हेलो हाय सोना पढ़ा रहे हैं तो आप कीजिए प्रयोग, क्योंकि ससुरी जिसको कर रहे हैं ना वो तो समय ले लेगा और फिर जाहिर कर देगा, इसीलिए इस सब पे नहीं रहना है। उसका तो जगह फिक्स है, हम लोग का नहीं है। हाँ ठीक है। देखो ये प्रकाशिकीय तंतु के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशिकीय तंतु के लिए स्वीकार्य कोण का मान है। स्वीकार्य कोण का मान है। कौन सा कोण को स्वीकार करता है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, 189 डिग्री, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो देखते हैं बाबू कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये ऑप्टिकल, देखो प्रकाशिकीय तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी ऑप्टिकल फाइबर, OPTICL, ऑप्टिकल FIBR, ऑप्टिकल फाइबर। और आपको पता होगा बाबू कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अरे बाहर जाओ नहीं यार। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक क्या होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ध्यान से देखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने में, भेजने में। जी हाँ, एक स्थान से। तो जब एक स्थान से सिग्नल को भेजेंगे तभी तो हेलो हाय क्या हो पाएगा, सोना। तो बउआ जी इसको भेजेंगे तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कितना डिग्री पर काम करता है, उसको भेजते हैं तो अच्छा तरह से चल जाता है। तो याद रखिएगा कितना पर बउआ जी, 20। इसको याद रखने का ऐसा तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। हेलो हाय बेबी, हेलो हाय बेबी पापा के सामने कर सकते हैं किसी को हेलो हाय बेबी, तो चुरा के ना करते हैं, क्या करके करते हैं, तो चुरा के करते हैं। तो चोर को क्या कहा जाता है, 420, यानी कि चौका मार देते हैं केकरा पर, 20 पर। तो याद रखिएगा अगर आंसर क्या है, 20। तो याद रखोगे ऐसे आप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बउआ जी क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पढ़ाइए, याद होना चाहिए आंसर को। चलिए बाबू देखिए बेटा आगे क्या है, भू अस्थिर उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भू अस्थिर उपग्रह बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भू उपग्रह, भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है। बुआ जी भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है कितना, A, B, C और D। तो बुआ देखो कितना है, 65,930 किलोमीटर। आगे है ऑप्शन 35,930 किलोमीटर, ऑप्शन है 25,930 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न को याद करते रहते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखो बेटा जी ये जो टॉपिक है ना ये आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर कोई यूज कर रहा है। पता है बुआ जी भू अस्थिर उपग्रह, जिसको इंग्लिश में भू को बोलते हैं जियो, और इसको बोलते हैं स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, और उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट। देखिए पहले जो फोन हुआ करता था वो क्या था, पहले आप लैंडलाइन फोन था, जमीन में तार को गड़ करके ले जाया जाता था। वो देखते होंगे जब किसी को फोन कर देता था 2 मिनट तक कर ले टी टी टी, एक मतलब
कि हमारे सोना के खोजे में बहुत लगता था कौची समय, किसको, नेटवर्क को। आज जब सोना को लगाओगे कल तो लगेगा कितना जल्दी हो जाए बात, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। तब आई कौची बुआ जी, तब आई WLL। पहले आई लैंडलाइन, ध्यान दीजिएगा, पहले आई लैंडलाइन। लैंडलाइन में क्या हुआ कि बुआ जी सोना से बात होने के लिए बहुत समय इंतजार करना पड़ रहा था। हमको लग रहा था अब लग जाए कि हम बतिया बोल दें, उसको पर कोई ठोकिए देंगे आज सब। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसमें सब्र करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, आया WLL। WLL का मतलब होता है वायरलेस लोकल लो। WLL में थोड़ा सा हमारी इंतजार खत्म हुई, कम देर तक टीटी आता था, मैंने जल्दी से लग जाता था। इसमें भी लेकिन चाहत हुआ कि मैंने आओ जल्दी से हो जाए, इसके लिए आया 1G। और ऐसे ऐसे कर करके आज आ गया 5G। आने की अब देखते हो कि डायरेक्ट लगाते हैं नंबर बा और डायरेक्ट हो जाता है, रिंग करते हैं, हाँ हेलो, है ना, तो समझ रहे हैं ना यार। अब सुनिए, आखिर इस 5G में सबसे बड़ी क्रांति कौन लाई। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, मुकेश भाई अंबानी। ध्यान से सुनिएगा, मुकेश भाई अंबानी की एंट्री हुई इस टॉपिक के साथ, ध्यान दीजिएगा। मुकेश भाई अंबानी का एक बेटा है, इसका नाम क्या है बाबू, पता है आप लोग को, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी को, ध्यान से सुनिएगा, आकाश अंबानी को मुकेश भाई अंबानी ने कहा कि तुम विदेश पढ़ने चले जाओ, कोई प्रोजेक्ट ऐसा सीख के आओ जिससे हम दुनिया पे राज कर पाए। ये न्योता ये दिए इसको आकाश भाई अंबानी। आकाश भाई अंबानी चल गया विदेश पढ़ने। ये विदेश जाकर के इन्होंने इस टॉपिक पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि आखिर सभी ये जो है धीरे क्यों नेट चल रहा था, क्योंकि परावर्तन जो हो रहा था वो जमीन पर हो रहा था, बड़े बड़े बिल्डिंग थे, तार थे, ये सब नेट को क्या कर रहे थे, स्लो कर रहे थे। ये सोचे ऐसा करते हैं ससुरा वतना को बड़ा टावर बना देते हैं, जरा सा हमारा नेट कभी डाउन होगा ही नहीं। उसने इस टॉपिक को पढ़ करके, जियो स्टेशनरी टॉपिक को पढ़ करके उसने इसका नाम दे दिया जियो, लेकिन मीनिंग कर दिया क्या, चेंज, जिसका नाम हुआ जियो। आखिर जियो क्यों फास्ट करती है काम, यही है। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी मशीन को पृथ्वी के सतह से ऊपर ले जाकर के बैठा दिया जो कि अच्छा नेटवर्क देने का काम कर रहा है। वो कितना, पृथ्वी की ऊंचा से कितना, मैंने पृथ्वी के तल से कितना की ऊंचाई पर, तो यहाँ 36,000 किलोमीटर लगभग है। उसकी ऊंचाई पर इन्होंने एक मशीन को ले जाकर के क्या किया, स्टेबल कर दिया। अब ये 36,000 पर किया, तो बताइए इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए बउआ, बी नंबर, क्योंकि ये लगभग 36 के करीब है। तो हमको न 32 न 35, हमको क्या चाहिए, 36। समझ में आए ना, न 32 न, हमको चाहिए क्या, यानी कि 36,000 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 35,930 किलोमीटर। चलिए बेटा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कहता है रेडियो तरंग का वेव होता है। बेटा जी रेडियो तरंग का वेव होता है। देखिए पटना में टीवी टावर है ना हो, और उस टीवी टावर से बहुत सारे चैनल धरता है, तो वहां से जो तरंग निकलता है उस टीवी टावर से, उसका वेग क्या होता है, तो उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि कितना होता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें जो ऑप्शन ए है बउआ, A, B, C और D। ए है 100 मीटर प्रति सेकंड, बी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 180 मील, ये तो आप जो है मील आप चापाकल कर दिया है। और उसके बाद है 400 मील प्रति घंटा। तो आंसर कौन सा है, 3 × 10⁸, क्योंकि देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸, और विद्युत चुंबकीय तरंग के ही सारे स्पेक्ट्रम में आते हैं वो रेडियो तरंग भी उसमें आते हैं। बहुत सारा जितने भी प्रकाश पढ़ते हैं आप, चाहे विजुअल हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, सभी वेव जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत होता है। तो सभी का चाल भी विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के क्या होगा, बराबर होगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे हैं सीरियल,
पटना से या कहीं पर वो एक नौटंकी कार्यक्रम होती है, वहां से डायरेक्ट लाइव दी जाती है। अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज लेट से पहुंचेगा तो वो जखनी बोलेगा कि अरे एक थप मारेंगे, तो सुनाई देगा मैं प्यार करूंगा, बाद वाला शब्द बा, ठीक है। यानी कि उसकी वेग इतनी तेज होती है कि जिस समय वो बोलता है उसी समय वो शब्द क्या होता है, आपके पास पहुंचता है। दैट मीन्स तेज का मतलब कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। भूलला तो झूलला, ठीक है, भूलला तो नोट कर ला बेटा एक ध्यान से। देखिए, हम आप सब लड़कों को एक बात बताते हैं बउआ, लेकिन ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलिए देते हैं कि जितना भी लड़का जो बर्बाद होता है, अगर कोई लड़की कह दे, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम या तो अभी कैरियर बना ले, या कैरियर अगर बनाने का सोचते हैं तो मोहब्बत छूट जाता है, और मोहब्बत को देखते हैं तो कैरियर लूट जाता है। और इस सब के बर्बादी के पीछे लड़की कारण होता है। अगर कोई लड़की ये कह दे कि तुम पहले कैरियर बना लो, हम कहीं जाने होने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारा ही हैं और तुम्हारा ही रहेंगे, तो हर लड़का सफल होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। इसमें लड़ना कोई बात नहीं है, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। जो प्यार में रोता है उसी को होता है। इतने नहीं, तो तुम्हारा काउच जो है बेकार है। बकरी चला के करियर बना ले अपना। चलो भाई देखते हैं आगे। हालांकि कुछ लोग चेचिया रहा है ना, सब बात है। देखो बोलो, देखिए डिजिटल संकेत में संभव है, ये बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा इसको। डिजिटल संकेत में संभव है, डिजिटल संकेत में क्या संभव है, A, B, C एंड D। डिजिटल संकेत में है 0 तथा 1। आगे बेटा जी, सभी मान, ऑप्शन 0 तथा 1 के बीच का सभी मान, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बोलो कौन सा हुआ जी, ये नंबर एकदम हुआ। डिजिटल जो सिग्नल हम पढ़ाए थे, डिजिटल सिग्नल में 2 ही डिजिट का इस्तेमाल ही किया जाता है, कौन कौन, 0 और 1। आप देखो सभी मान का मतलब कुल नहीं, ये तो गलत कहता है। 0 1 के बीच, तो 0 1 के बीच बहुत संख्या है भैया, 0.1 0.2 0. गिनो के कभी के, तो ये भी बहुत हो गया। और कोई नहीं, जब 0 और 1 है तो बताओ डिजिटल संकेत में कितने संख्या का यूज होता है, 0 तथा 1। तो देखो एक चीज बताते हैं, ये मुझे 0 1 एक याद आ गया। एक मैं इनवर्स है चैप्टर, इनवर्स चैप्टर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन को विथिन 1 सेकेंड बनाना चाहते हैं मैथ में, तो उसमें है 0 एंड 1 यू आर डन। इसका मतलब होता है आप किसी भी प्रश्न पर 0 रखिए 1 रखिए, आपका आंसर डन हो जाएगा। लेकिन इसका यूज सब कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 एंड 1 यू आर डन। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में कौन होता है, 0 और 1। आगे बेटा अगला हमारा, फिर से ध्यान से देखिएगा, आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक है। आयाम मॉड्यूलेशन आपको बताए थे कि वो जो मॉड्यूलेशन होता है जिससे निम्न आवृत्ति के संवाद को उच्च आवृत्ति के संवाद में हम बदलते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन जो है, आयाम मॉड्यूलेशन आता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन आता है, कला मॉड्यूलेशन आता है, बहुत सारे मॉड्यूलेशन के प्रकार है। तो आयाम मॉड्यूलेशन में मान कहाँ से कहाँ तक रहता है, कितना बढ़ा पाता है। सुनो, आयाम मॉड्यूलेशन में हमेशा शून्य होता है। आप बताइए, आयाम मॉड्यूलेशन में हमेशा शून्य रहेगा? अरे भाई खुद सोचो, जब शून्य रहना ही है तो हम मॉड्यूलेशन क्यों करेंगे? हम जब तुमको कुछ माने तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है तो तुमको हम मोटिवेट काहे ला करेंगे, 0 ही न रहोगे? तो 0 आंसर होगा कभी नहीं। उसके बाद है ऑप्शन बी, 1 तथा इन्फिनिटिव के बीच। बउआ इतना भी आयाम मॉड्यूलेशन नहीं कर सकते कि जितना है वरा से मनचाहा तुम बढ़ा सकते हो, ऐसा भी नहीं। तो ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन सी, 0 और 1 के बीच में। हाँ जी, हम किसी को मॉड्यूलेट उतना ही कर सकते हैं जितना तक हो। अब किसी को ज्यादा आवृत्ति को मॉड्यूलेट कर दिए, हमारी रियल आवाज से ज्यादा मॉड्यूलेट कर दोगे तो हंस बोलेंगे हम, तो सुनाई देगा मनीषबा के। हम मनीषबा हमारे आवाज में बोल करके हमारे वाली से बतिया लेगा। मैंने बतिया समझ रहा है ना? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है,
अब ऐसा बात नहीं है, देखो प्रैक्टिकली नहीं है। 0 और 1 के बीच में, सुनो, 0 और 1 के बीच होना चाहिए। क्यों आया मॉड्यूलेशन का मान? क्योंकि अगर हम मॉड्यूलेशन, हम आवृत्ति को बढ़ाए, एक से ज्यादा बढ़ा दिए का मतलब हमार आवाज जो है ना, हमारे आवाज से दूसरा की आवाज बन गया है ना, वो आवृत्ति बढ़ के, तो वो तो हमारे वाली सोचेगा नहीं नहीं वही बात कर रहे हैं, आइए तो मनीष वाला लपेट ले। तो भैया यहाँ पर जो होना चाहिए 0 और कितना के बीच में, 1 के बीच में। कौन मॉड्यूलेशन? आयाम मॉड्यूलेशन, न कि डिजिटल संकेत। अब देखिए थू कई प्रकार के भाई, खास करके लड़की लोग की कर दो, ससुरे के दिमाग नहीं हो, वो आंसर के डायरेक्ट टेक्चर को याद करके कहिए 0 तथा 1, बीच वाला तो एकरो में हल है, बीच वाला एरो में आंसर नहीं मरल की, तो वो ऑप्शन रट जाए। और दिमाग तो होबे नहीं करता है ना, लेकिन लड़के लोग क्या करते हैं, समझते हैं नहीं आयाम मॉड्यूलेशन है तो 0 और 1 है, डिजिटल संकेत है तो 0 और 1 है, क्योंकि डिजिटल संकेत में 2 और आयाम मॉड्यूलेशन है, माने आवृत्ति के बढ़ाने की बात है। आवृत्ति के बढ़ाने का जो प्रक्रिया है आयाम मॉड्यूलेशन है, हम एक से ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा आवाज दूसरा की आवाज लगेगा, तो फिर फांसिया ना जाएंगे। चलिए बाकी देखिए आगे सुनिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस मॉड्यूलेशन में, अगला हमारा क्वेश्चन है, जिस मॉड्यूलेशन में बाह्य तरंग की आवृत्ति को मॉडुलन किए जाने पर संकेतों के तात्क्षणिक मान में परिवर्तन कराया जाता है, उसे कहते हैं, देखो बेटा, वह जिस मॉडुलन में, देखो बाह्य तरंग किसको कहते हैं, हम जो अभी बोल रहे हैं ना हेलो, तो ये हमारा एक तरंग है, इस तरंग को ले जाने वाला एक होता है जिसको कैरियर वेव कहते हैं। अभी ले जाने वाला कौन होता है? अच्छा ये बताओ, ये मोबाइलवा में बउआ, ये जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, अब थोड़ी समझना, ये तो डस्टर है, मान लो मोबाइल है, तो ये मोबाइलवा में जो तरंग को भेजते हैं तो ये हमरे तरंगवा चल जा है नहीं। अगर यहाँ पर टॉप नेटवर्क नहीं है तो मोबाइलवा काम करे हो नहीं, एक मतलब है नेटवर्क है, इसका मतलब वहाँ कैरियर वेव है। कौन वेव है? और हम यहाँ बोलेंगे हेलो तो कैरियर वेव कहेगा बेटा तू हमरा पर बैठो, कौन कहेगा? कैरियर वेव। और कैरियर वेव बैठा करके हमारा बजवा के कहाँ लेके चल जाएगा? टावरवा पर। कहाँ पर? टावर पर। अगर कैरियर वेव नहीं होगा तो जाएगा। अब कहीं सुनो आगे क्या है बेटा जी, कहता है जिस मॉडुलन में बाह्य तरंग का मतलब होता है कैरियर वेव। कौन वेव? कैरियर वेव की आवृत्ति को मॉडुलन किया जाता है। आवृत्ति को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। कौची के? अरे बकला बोल ना यार, आवृत्ति को मॉडुलन किया जाता है। आवृत्ति को मॉडुलन किया जाता है तो उस कौन प्रकार का मॉडुलेशन कहलाएगा? आयाम, आवृत्ति, कला। कौन मॉडुलेशन? आवृत्ति बढ़ रहा ना, तो कौन मॉडुलेशन कहलाता है? देखिए रट्टे वाला में तो दिमाग करवे करता है ना लड़की लोग का काम, बाकी में नहीं करता है। चलो ठीक है, आगे देखो, कहते हैं एक अगला क्वेश्चन है, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाह देखिए बुआ, कह ना कि रट्टे वाला है तो उसमें लड़की लोग मिस नहीं करेगा भैया, ठीक है, क्योंकि उसको सही और गलत का नहीं पता, उसको होता है अभी पढ़िए तुरंत रट दो। तो भैया सही बात है, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं विमॉडुलन। देखो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन से साफ पता चल जाता है कि गलती कौन है। विमॉडुलन, प्रेशर, रिमोट, फैक्स हो रहा है। कुल ऑप्शन में तो एकदम साफ लग रहा है गलती है, एक को सही है। कौन है? अब मॉडुलन के विपरीतार्थक सबको जो है, तेरा में कंसेप्ट कहाँ है? यहाँ तो डायरेक्ट लग रहा है जो हिंदी में पढ़ा लिया है, आकाश के कुछ में बुआ पता, मोटकी के देखिए, ठीक है आगे बुआ देखो ध्यान से। अब अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए, लंबा दूरी तक हम चाहते हैं कि रेडियो प्रसारण हो मेरा, के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? अब सोचो, एगो तरीका देखते हैं आपसे। यहाँ पर हमारा टीवी टावर है, ठीक है, कौन टावर है? टीवी टावर। यहाँ से हम चाहते हैं बहुत दूरी तक हमारा प्रसारण हो, बहुत दूरी तक क्या हो? तो बहुत दूरी तक प्रसारण के लिए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी क्या करेंगे? भू तरंग के इस्तेमाल करेंगे। भू तरंगों का, चलो दृष्टि तरंगों का, ये देखिए ऐसा तरंग की तो देखा है तरंग के रे बुढ़वा, ये तो ऑप्शन पहला ही चल, तो दृष्टि तरंग हो गए। हमारा पागल बने का नहीं गाना सुनलू, पागल बनेगू का सुनलूगा ना जी, यही काम कर रहा है ऑप्शन में हमरा, कुछ कर रहा है पागल बनेगू। हाँ देखो
और तीसरा है उपग्रह संचार का। बोलो उपग्रह संचार। तो देखो बेटा, पहला भू तरंग से क्या होता है, माने अगर तरंग जमीन पर लौटते जाएगा तो ज्यादा दूर तक जा पाएगा। कहा अधिक दूरी तक भेजना है, तो तू बेटा चलो चल ले। अब बच गए कौन, सी और कौन, डी। और सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट बउआ पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर पर। एको एकरो से बहुत ऊंचाई पर होगा आयनन मंडल। तो वो ज्यादा दूर तक भेजे में कौन इति उपयोग हो, 36,000 जाती तो जल्दी ना जमीन पर पटक देता है, तो दूरी कम ही ना तय करते हो। और आयनन मंडल जब बड़ी दूर है तब यहाँ से गेला है दूर का, वहाँ से फेंकाइते भी कौची। तो बताएं अधिक दूरी तक संचारण करने के लिए क्या होगा, आयनन मंडल। अच्छा बताइए, ज्यादा लड़का को इम्प्रेसिव करना चाहते हैं तो क्या लगा के जाते हैं, फेयर एंड लवली बिको लगा के जाते हैं ना। तो वही बात यह है, तो समझिए दूर तक अगर आपका अपना जलवा दिखाना है तो एकदम आयनन होके जाइए आप लोग, समझे, क्या होके जाइए, आईना देख के जाइए कि कैसन है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए ना आईना, एक दम्मा में देखनी आईना। हाँ मुँह में देखते चल जी के अमर में अपन अपन बोला। चलो भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए। ए बउआ, यह देख लो, ये प्रश्न तो हर बार आप क्वेश्चन बैंक पे देख सकते हैं। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कितना है। टीवी का जो प्रसार, जैसे आप देख रहे अभी बताए थे ना कि रेडियो टावर, टीवी टावर, उसमें कोई भी चीज को हम प्रसारण करना चाहते हैं, न्यूज को भेजना चाहते हैं, तो इसका आंसर कितना है, 30 हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज से यही आवृत्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको भेज पाएंगे, अधिकांश बार पूछा है। सुनिए आगे क्या है, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है, अभी बताए थे। बोलो, प्रकाशीय तंतु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसका ऊपर करता था, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आप जो है आज मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। आई होप दैट हम एकदम सिक्योर कहेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के 3 जो वीडियो है, ये तीनों वीडियो से मॉडर्न को फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन बाहर आने वाले नहीं, ठीक है। हाँ, एक त्रिज्या के लिए उसमें छूटा हुआ फार्मूला देखे थे, R बराबर परमाणु के नाभिक का त्रिज्या होता है R बराबर R0 × A के पावर 1/3। ये था परमाणु के नाभिक का त्रिज्या का फार्मूला, जो कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई में था, ठीक है।